हाय ब्यूटीफुल। अरे बबलू, तुम आओ आओ, अंदर आओ। दुनिया की सबसे सबसे खूबसूरत लड़की को मेरी तरफ से प्यार भरा हैप्पी 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 बर्थडे। थैंक यू। वैसे आज तुम कुछ अलग ही मूड में लग रहे हो। अब क्या बताऊं, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ पता नहीं मुझे कुछ हो जाता है। मैं एक अलग ही दुनिया में चला जाता हूँ जहाँ मुझे सिर्फ तुम नजर आती हो। वाह वाह, क्या बात है। ऐसे डायलॉग तो अब तक सिर्फ फिल्मों में ही देखे और सुने थे, जब हीरो हीरोइन से अपने प्यार का इजहार करता है। पर्सनल जिंदगी में पहली बार सुन रही हूँ। बाय द वे, तुम फिल्मों में एक्टिंग करने का प्लान कर रहे हो क्या, या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? सही पकड़ा तुमने। आज से पहले मैं तुम्हें कभी अपने दिल का हाल कह नहीं पाया। आज मौका मिल ही गया है तो हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ओह गॉड, मैं तो बस ऐसे ही बोल पड़ी। और तुम बबलू, देखो, तुम मुझसे प्यार करते हो ये जानकर मैं जितनी सरप्राइज हूँ उतनी ही खुश भी। मैं तुम्हारे प्यार की इज्जत करती हूँ क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। इत्तेफाक से कल विजय ने भी मुझे प्रपोज किया था और तब मैं बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि सच कहूँ तो मुझे तुम और विजय दोनों अच्छे लगते थे। लेकिन तुम्हारे आने से ठीक पहले मैंने विजय से ही शादी करने का मन बना लिया है और अब मैं उसी से शादी करूंगी। आई थिंक आई लव हिम। कौन विजय? वो मूर्तिकर? हाँ, वही। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अरे मैं भी ना, मुझे किसी से मिलना था, भूल ही गया। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, मुझे अभी वॉल स्ट्रीट जाना होगा। बाय। चलो भाई, मूर्ति भी बनकर तैयार हो गई। थोड़ी देर सूखने देता हूँ, फिर नेहा को जाकर उसका बर्थडे सरप्राइज देता हूँ। इसे देखकर वो बहुत खुश हो जाएगी क्योंकि वो भगवान शिव की सवारी नंदी जी को बहुत पसंद करती है। अरे बबलू, तुम? लगता है मौसम खराब होने वाला है, तुम अंदर आ जाओ। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना तुम्हें? कुछ देर पहले आते तो शायद डिस्टर्ब हो जाता, लेकिन अब काम से फ्री हो चुका हूँ। तुम बताओ, इतनी रात को कैसे आना हुआ? कुछ नहीं यार, बस यहीं पास से गुजर रहा था तो अचानक ध्यान आया तुम्हारा घर आसपास ही है, तो सोचा तुमसे मिलता चलूं, तो आ गया। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कैसी बात कर रहे हो यार, भला मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? लेकिन मुझे प्रॉब्लम है। क्या किया तुमने? क्यों? क्योंकि मैं भी नेहा से प्यार करता हूँ और तुमसे ज्यादा करता हूँ। देख लो, तुम्हें मारने में जरा भी घबराया नहीं। मारे जाने के बाद नेहा मेरी होगी, सिर्फ मेरी होगी नेहा। नेहा विजय के घर में आग लग गई और विजय। क्या हुआ विजय को? He is dead। वो आग में जल गया नेहा, वो आग में जल गया। ये कैसा घर है? एक भी पैसा नहीं मिला। यहाँ लगता है घर का मालिक बहुत कंजूस है। मूर्तियों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। खैर कोई नहीं, इन मूर्तियों को ही बेचकर पैसा बना लूंगा। ये वाली मूर्ति तो बहुत खूबसूरत है और सबसे अलग भी।
भूत 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 भूत। भागने की तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार है, तुम कहीं नहीं भाग सकते। मुझे छोड़ दो जी। ओ जी जी जी, गलती हो गई जी मुझसे। आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी नहीं। अगर तुझे जिंदा रहना है तो मेरा एक काम कर दे। ये क्या? मैं तो आपके 100 काम कर दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। तो फिर इस मूर्ति को ले जाकर बिजनेसमैन बबलू को दे दो। अगर नहीं दोगे तो मारे जाओगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर दे देता हूँ। जी कहिए। जी मुझे बबलू जी से मिलना है। मैं ही हूँ बबलू, कहिए। बहुत अच्छे सर। सर हमारी कंपनी की तरफ से फोन नंबर के जरिए लकी ड्रॉ करवाया गया था जिसमें आपका नाम आया है, इसलिए आपको बिल्कुल फ्री गिफ्ट दिया जा रहा है। ये रहा। ओह थैंक यू। वाह, कितनी खूबसूरत मूर्ति है। ऐसी मूर्ति तो उसे भी बहुत पसंद है। हेलो नेहा, तुम अभी इसी वक्त मेरे घर आ सकती हो क्या? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। नेहा देखो, मैंने तुम्हारे लिए क्या मंगाया है। तुम्हारी सबसे पसंदीदा मूर्ति नंदी जी। तुम्हें पता है, इसे मैंने खास तुम्हारे लिए ही बनवाया है। वाओ, सो नाइस, सो ब्यूटीफुल। मुझे पता था नेहा, नंदी जी की मूर्ति देखकर तुम्हारे चेहरे में स्माइल जरूर आएगी। इस स्माइल को देखने के लिए मैं न जाने कब से तरस रहा था। नेहा, जाने वाला तो चला गया, अब उसका सोच सोच कर इस जिंदगी को सैड बनाना क्या सही है? बबलू, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं विजय से प्यार करती हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ उसके सिवाय किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। जिंदगी बहुत बड़ी है नेहा, इसे यूं बर्बाद मत करो। आखिर तुम कब तक यूं ही गम के साए में अकेली तड़पती रहोगी? मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। अगर तुम्हें सही लगे तो मैं तुम्हारा दुख अपने साथ शेयर करना चाहता हूँ। बबलू, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे बहुत खुश रखोगे, लेकिन सॉरी बबलू, मैं विजय की जगह किसी और को नहीं दे सकती। और प्लीज, आज के बाद हम इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करेंगे। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लाता हूँ। जो चीज मुझे प्यार और प्रार्थना से नहीं मिलती नेहा, उसे मैं साम दाम दंड भेद से हासिल कर लेता हूँ। कुछ ही देर में तुम मेरी बाहों में होगी। ये लो, कोल्ड ड्रिंक पियो। इसे पीने से तुम्हारा दिमाग थोड़ा ठंडा और ताजा हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक मत पीना नेहा। कौन है? कौन है? सामने आओ। नेहा, इस बबलू ने तुम्हारे ग्लास में बेहोशी की दवा मिलाई है। झूठ है नेहा, मैंने कुछ नहीं मिलाया है। कौन है? सामने आओ, आओ सामने। तुम? क्या बात है, तुम्हारी याददाश्त शक्ति तो बहुत तेज है। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल ही गए होगे। विजय, तुम कहाँ चले गए थे विजय? अपनी नेहा को छोड़कर कहाँ चले गए थे? हाँ? यूं दूर जाने के लिए मुझे माफ कर दो नेहा। तुम्हारे जन्मदिन के तोहफे के लिए मैंने तुम्हारे लिए नंदी जी की यही मूर्ति बनाई थी, लेकिन तुमसे मिलने से पहले ही इस कपटी, धूर्त, धोखेबाज, दोस्त कहलाने वाले नीच इंसान ने मुझे मारकर मेरे घर में आग लगा दी। नेहा, इंसान नहीं, भूत है। बातों में मत आना, ये झूठ बोल रहा है। नहीं, मेरा
विजय झूठा नहीं है, झूठे तुम हो, धोखेबाज हो तुम, हत्यारे हो। मैं हत्यारा हूँ और हत्यारा मैं तेरी वजह से ही बना हूँ, समझी? मैंने तुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार किया है नेहा, लेकिन तुमने मुझे छोड़कर 2 टके के मूर्तिकार को चुन लिया। तुमने मुझे न ठुकराया होता, मुझसे शादी कर दी होती तो विजय को मरना नहीं पड़ता, समझी तू? तुमने बनाया है मुझे हत्यारा। विजय, बचाओ मुझे, बचाओ विजय। खबरदार आगे बढ़े तो मैं इसे भी मार दूंगा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। तू एक आत्मा को धमका रहा है। हंस क्या रहा है? चले जा यहाँ से, तो मैं सच में इसे मार दूंगा। उस दिन तो तूने मुझे धोखे से मार दिया था कमीने, लेकिन आज तू किसी को नहीं मार पाएगा। नेहा, मैं जाना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे जाना ही होगा। लेकिन जाने से पहले तुम्हें बस यही कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नेहा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विजय। I love you too। तुम्हारे बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी विजय। अगर उसके लिए मुझे मरना भी पड़ेगा तो मैं मरूंगी, और मरने के बाद हम दोनों अपनी दुनिया में खुशी खुशी साथ रहेंगे। नहीं नेहा, आत्महत्या करना पाप होता है। तुम ये पाप मत करो। वादा करो, तुम जियोगी, मेरी खातिर जियोगी। वादा करो नेहा। अगर तुम यही चाहते हो विजय तो ठीक है, मैं जीऊंगी। खुश रहना। तुम भी। चलता हूँ। विजय। सुनसान सड़क पर राजेश और सुजीत गाड़ी ड्राइव करते हुए जा रहे थे। दोनों नशे में धुत थे। उनको ये तक होश नहीं था कि वो जा कहां रहे हैं। यार, आज की पार्टी में मजा ही आ गया। फुल ऑन एंजॉय, है ना? हाँ, फुल ऑन एंजॉय। यार, शराब कबाब तो दोनों थे, बस एक ही चीज की कमी थी। कबाब और शराब के साथ शबनम भी होती तो मजा आ जाता यार, क्यों? हाँ। यार, बस उसी की कमी थी, सही कहा। गाड़ी चलाते चलाते उनको सामने एक औरत दिखाई दी। उसे देख राजेश ने गाड़ी रोक दी। वो औरत लाल रंग के जोड़े में थी। उसने अपना चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। वेल, एक्सक्यूज मी, कहाँ जाना है आपको? अरे कहो तो कहीं छोड़ दूं मैं, क्यों? उस औरत ने सामने रास्ते की तरफ हाथ करते हुए दिखाया। राजेश ने उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहा। वो औरत गाड़ी के पिछले सीट में बैठ गई। वैसे मैडम, आप इतने सुनसान रास्ते में अकेली क्या कर रही थी? अरे, आप जैसी खूबसूरत औरत को ऐसे अकेले घूमना शोभा थोड़ी देता है, क्यों? ऐसा कहकर राजेश और सुजीत ने गाड़ी के सामने वाले शीशे में उस औरत को देखा। उसे देखते ही राजेश ने जोर से ब्रेक लगाया। उस औरत का चेहरा घूंघट के अंदर बिल्कुल काला दिख रहा था और खून से सना हुआ। उसके हाथ भी काले और खून से सने हुए थे। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? मंजिल तक नहीं जाना क्या? नेहा और मिहिर मुंबई में रहते थे। मिहिर जॉब के लिए राजस्थान से मुंबई आया था। एक कंपनी में जॉब लगने के बाद मिहिर बहुत खुश था। गांव में उसके माँ बाप रहते थे। मिहिर साल में 3-4 बार गांव आता जाता और अपने माँ बाप के साथ रहता। मिहिर की माँ हमेशा उससे शादी के लिए पूछती रहती। बेटा, कब तक तू ऐसे ही अकेला रहेगा? अब तो मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। मैंने लड़की देखना शुरू कर दिया है। अरे माँ,
क्या तुम भी रोज एक ही बात पे अटक जाती हो? अरे कर लूंगा ना शादी, पहले कोई अच्छी लड़की तो मिल जाए, फिर देख लेंगे। वही तो मैंने अपने पास के गांव की कुछ लड़कियां पसंद की है। जब तुम गांव आओगे तब दिखाऊंगी। अरे जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो माँ। बस अब मुझे जॉब के लिए देर हो रही है, मैं निकल रहा हूँ, ठीक है? चलो चलो, फोन रखता हूँ, बाय बाय। मिहिर ने कॉल कट किया और अपने काम के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचने के बाद उसने देखा कि एक नई लड़की ने जॉब ज्वाइन की है। मिहिर ने जब पहली बार नेहा को देखा, वो तभी उसे पसंद आ गई थी। धीरे धीरे मिहिर और नेहा के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। अब वो दोनों साथ ही काम करते, लंच करते। मिहिर घर जाते जाते नेहा को भी अपने बाइक से उसके घर पे ड्रॉप करता। देखते ही देखते नेहा भी मिहिर को पसंद करने लगी थी, लेकिन दोनों ही अपने मन की बात एक दूसरे को नहीं बता रहे थे। एक दिन मिहिर ने तय किया कि वो नेहा को प्रपोज करेगा, बाद में जो होगा देखा जाएगा। नेहा, मैं बहुत दिनों से ना तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। आई डोंट नो तुम कैसे रिएक्ट करोगी, बट मुझे लगता है कि अब कह देना चाहिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नेहा ने सर हाँ में हिलाते हुए कहा, मुझे लगा था कि शायद अब बूढ़े होने तक मुझे तुम्हारे प्रपोजल का वेट करना होगा। दोनों ने मुंबई में ही शादी कर ली। मिहिर ने गांव में कॉल करके अपने परिवार को ये खुशखबरी दी। अरे हम सब बहुत खुश हैं बेटा, बहुत खुश हैं। बस तुम दोनों अपना ख्याल रखना, और हाँ, अरे बहू को जल्दी गांव से लेकर आ। अब हमसे भी तो मिलवाएगा कि नहीं मिलवाएगा, क्यों? हाँ बाबूजी, जैसे ही हम दोनों को छुट्टी मिलती है हम वापस आ जाएंगे, ठीक है? एक दिन जब मिहिर और नेहा सो रहे थे, तब मिहिर को बहुत बुरा सपना आया और वो हड़बड़ाते हुए नींद से जाग गया। उसने देखा कि अभी रात के 3 बजे हैं और नेहा बड़े शांति से सो रही है। उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और चुपचाप सो गया। कुछ हफ्तों बाद मिहिर और नेहा को कुछ दिनों की छुट्टी मिल गई। दोनों ही गांव जाने के लिए निकल गए। मिहिर, मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली मैं आज सबसे मिलूंगी। मैं भी। अरे माँ बाबूजी तो कब से हम दोनों का वेट कर रहे हैं कि आओ बेटा, देखे तो सही कैसी बहुरिया लाए हो। मिहिर और नेहा को बीच रास्ते में ही रात हो गई। ओफो, अगर हम ऐसे ही जाते रहे तो हमें बहुत देर हो जाएगी। एक काम करते हैं, आगे जाकर ना एक बीच का रास्ता है, वहां से जाते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। तभी मिहिर की माँ का कॉल आता है। बेटा, तुम कहाँ हो दोनों? इतनी देर क्यों हो रही है? हेलो हेलो, हाँ माँ, हाँ हम बस पहुंच ही रहे हैं। अरे हेलो, मैं दुद्दू गांव के हाईवे पर हूँ। हाईवे? बेटा वहाँ से क्यों आए तुम? वहाँ से मत आओ बेटा, मेरी बात सुनो। कॉल कट जाता है। अरे यार, इस मोबाइल को भी अभी बंद होना था। उस सुनसान हाईवे पर जाते वक्त अचानक चमगादड़ मिहिर की गाड़ी के सामने से बड़ी तेजी से चला गया। मिहिर ने घबराकर जोर से ब्रेक मारा। ये क्या था मिहिर? पता नहीं, हो सकता है कि शायद कोई पंछी होगा। चलो आगे चलते हैं। ऐसा कहकर मिहिर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाकर उन दोनों को एक औरत रोड के साइड में खड़ी हुई दिखाई दी। मिहिर ने गाड़ी रोकी। उसने देखा कि एक औरत लाल रंग के जोड़े में है और घूंघट से अपना चेहरा ढका हुआ है। आप कहाँ जाना चाहती हैं? उस औरत ने सामने की ओर इशारा किया। वो औरत पीछे वाली सीट पर बैठ गई। मिहिर ने गाड़ी शुरू की और थोड़ा आगे जाने के बाद मिहिर ने जब पीछे वाली सीट पर देखा तो वहां कोई नहीं था। मिहिर ने घबराकर जोर से ब्रेक मारा। क्या हुआ मिहिर? जरा आराम से, गाड़ी क्यों रोक दी? नेहा, नेहा, वो औरत जो अभी पीछे गाड़ी में बैठी थी, वो कहां गई? नेहा ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे वाली सीट खाली थी। वो दोनों बहुत डर गए। मिहिर ने बिना वक्त गवाए गाड़ी शुरू की, लेकिन वो औरत उनकी गाड़ी के सामने थी। मिहिर और नेहा गाड़ी के बाहर आए। कौन हो तुम? अचानक से कैसे गाड़ी के अंदर से गायब हो गई और अभी सामने खड़ी हो? कौन हो? मिहिर और कुछ बोल पाता उससे पहले ही उस औरत ने मिहिर की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठा लिया।
मिहिर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता रहा। नेहा ने उस औरत को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने नेहा को धक्का दे दिया। नेहा ने उस औरत से कहा, प्लीज प्लीज मेरे पति को छोड़ दो, मत मारो उसे। कम से कम मेरे बच्चे के लिए तो मेरे पति को मत मारो, प्लीज। बच्चे का नाम सुनते ही उस औरत ने नेहा की ओर देखा और मिहिर को छोड़ दिया। नेहा ने देखा कि उस औरत की आंखों से खून के आंसू आ रहे हैं। वो औरत एक डरावनी आवाज निकालकर रोने लगी और अगले ही पल वहां से गायब हो गई। मिहिर, तुम ठीक तो हो ना मिहिर? हाँ, मैं ठीक हूं नेहा, लेकिन तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो? मुझे भी 2 दिन पहले ही पता चला। मैंने सोचा ये खुशखबरी मैं तुम्हें अपने घर गांव में जाकर दूंगी, माँ बापूजी की खुशी भी दुगनी हो जाएगी। लेकिन ये तो कुछ और ही हो रहा है। ये सब क्या था? कौन थी ये औरत? मुझे भी नहीं पता नेहा, लेकिन अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, तुरंत चलना चाहिए। जल्दी चलो, चलो गाड़ी में बैठो। सुबह की पहली किरण निकल चुकी थी। मिहिर और नेहा गाड़ी में बैठकर अपने गांव जाने के लिए निकल गए। गांव पहुंचकर उन्होंने सारी बात अपने परिवार वालों को बता दी। बेटा, जो तुम्हें औरत मिली थी उसे आज तक कई लोगों ने देखा है। लोग तो कहते हैं कि कई लोगों की वो जान भी ले चुकी है। लेकिन पिताजी, ऐसा क्यों? और वो औरत है कौन? मिहिर के पिता ने बताया, देखो बेटा, कई सालों पहले जब लड़का और लड़की की शादी उनकी छोटी उम्र में ही हो जाती थी ना, तो ऐसी ही प्रथा थी दुद्दू गांव में। और ऐसे ही 2 साल की लड़की की शादी 5 साल के लड़के से तय हुई थी। लेकिन ये बात ना लड़की की माँ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो इस शादी से खुश नहीं थी। उसने अपने घर वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, पूरा जी जान लगा दिया, मगर उसके घर वाले नहीं माने। तो उसने अपने सामने कोई रास्ता ना देखकर वो माँ अपनी बेटी को लेकर अपने घर से भाग गई। अब जिस हाईवे पर वो तुम्हें मिली, उसी हाईवे पर एक गाड़ी से टकराकर उस माँ बेटी की मौत हो गई। और कहते हैं कि तब से उसकी आत्मा उसी हाईवे पर भटक रही है और आने जाने वाले लोगों को दिखाई देती है। लेकिन पिताजी, उसने मुझे छोड़ क्यों दिया? शायद तुम्हारे बच्चे की वजह से। आखिर एक माँ ही तो दूसरे माँ का दर्द समझ सकती है ना बेटा। और नेहा ने जब बच्चे की बात की तो शायद उसके मन में ममता जाग गई हो, और उसने भी अपनी जान तो अपनी बेटी के लिए ही गंवाई है ना, बस। अपने ससुर की बात सुन नेहा के मन में उस औरत के प्रति एक भावना तो जाग उठी थी, लेकिन उस औरत का डर अभी भी नेहा के मन में बना हुआ था। इसीलिए शायद वापस मुंबई लौटते वक्त वो उस रास्ते से नहीं गई। मिस्टर शर्मा के घर बेटी की बारात आई हुई थी। वे उसका स्वागत करने में व्यस्त थे। तभी उनके पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। मिसेस शर्मा चिल्लाते हुए वहां आई और मिस्टर शर्मा का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ कहीं ले जाने लगी। उनका ये रवैया देखकर सभी हैरान थे। दुल्हा भी उनके पीछे पीछे सच्चाई जानने के लिए गया तो उस कमरे में पहुंचकर उसके होश उड़ गए। पूरे कमरे में खून फैला हुआ था और उसकी होने वाली दुल्हन मृतावस्था में पड़ी थी। उसका पूरा शरीर जगह जगह से कटा हुआ था। पूरी ज्वेलरी, सामान, सब कुछ बिखरा हुआ था और वहां से शादी का लाल लहंगा गायब हो चुका था। कोई पुलिस को बुलाओ, ये क्या हो गया मेरी बेटी के साथ? कहते हुए वो जोरों से रोने लगी। इंस्पेक्टर ने जब वहां आकर देखा तो वो खुद भी बहुत हैरान थे। लाश की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि यदि वो घर पर नहीं होती तो पहचानना मुश्किल होता। ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शहर में इस तरह का ये चौथा केस है। दुल्हन का इतना बेरहमी से खून कर दिया गया और सारी ज्वेलरी वहीं पर पड़ी हुई है, मगर लहंगा गायब है। कौन हो सकता है इन सब के पीछे? दूसरी तरफ मीरा आज बहुत खुश थी। 4 दिनों के बाद उसकी शादी थी। सभी लोग शादी की तैयारी में व्यस्त थे, मगर सबके मन में कहीं ना कहीं शहर में होने वाली घटनाओं को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। क्यों ना हम लोग कहीं और जाकर शादी करें? मैं अपनी बेटी की जिंदगी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ। यहाँ पर सब कुछ बुकिंग हो चुकी है। कहीं और जाकर नए सिरे से सब कुछ बुक करना होगा और दोबारा शादी की सारी तैयारी करना लगभग नामुमकिन सा है। हम लोग शादी यहीं पर करेंगे।
और मीरा की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था कर लेंगे। कोई चोर हो तो उससे रक्षा की जा सकती है, मगर आत्मा से कैसे आप मेरी बेटी को बचाओगे? तुम भी दूसरे लोगों की तरह बेवकूफों जैसी बातें कर रही हो। ये आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता, लोगों का फैलाया हुआ भ्रम है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी मीरा वहां पर आ गई और अपनी शादी का लहंगा उन दोनों को दिखाने लगी। माँ, देखो ये लहंगा कितना सुंदर है। बुटीक वाले ने इस पर कितना सुंदर जरदोसी का वर्क किया है। सच में बहुत सुंदर है। शादी वाले दिन जब तू इसे पहनेगी तो एकदम राजकुमारी सी लगेगी। कहते हुए उन्होंने आगे बढ़कर अपनी बेटी को गले लगा लिया, मगर उनके मन में कहीं ना कहीं संशय जरूर था। वे अपने पिता की ओर देखते हुए इशारे में उन्हें अपना निर्णय बदलने के लिए कह रही थी। आंखों ही आंखों में उसे शांत रहने के लिए कहा, बेटा, एक बार इस लहंगे को पहन कर देख लो। कोई फिटिंग की प्रॉब्लम होगी तो अभी 4 दिन का समय है, सब कुछ अच्छे से ठीक हो जाएगा। हाँ पापा, वो तो मैंने सोचा ही नहीं, एक बार ट्राई करके आ जाती हूँ। कहते हुए मीरा अपने कमरे में गई और अपना शादी का लहंगा पहनकर कांच में खुद को निहारी रही थी कि उसे कांच में किसी और की परछाई नजर आने लगी। उसने चौंक कर पीछे देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उसे लगा कि वो उसके मन का भ्रम होगा। वह लहंगा पहनकर अपनी मम्मी पापा को दिखाने के लिए हॉल में चली गई। कमरे में खिड़की के पास लगी हुई विंड चाइम जमीन पर गिर गई और कमरे की लाइट्स अपने आप बंद चालू हो रही थी। देर रात जब मीरा खिड़की के पास बैठी अपने होने वाले पति से फोन पर बातें कर रही थी, तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीठ पर कुछ गर्म हवाएं आ रही है, जैसे कोई तेजी से उसके पीछे सांस ले रहा हो। बाहर सर्दी का मौसम है और खुली हुई खिड़की, ऐसे में पीठ पर गर्म हवा महसूस होते ही वो मुस्कुराते हुए बोली, मुकुंद के बच्चे, चुपचाप मेरी बातें सुनता है? रुक, तुझे अभी बताती हूँ मैं। कहते हुए वो अपने भाई को मारने के लिए पलटी तो पीछे कोई नहीं था। वो कमरे में उसे ढूंढने लगी, मगर कमरे में कोई नहीं था। वो बेफिक्र होकर दोबारा मोबाइल पर बात करने लगी। दूसरे दिन मीरा की हल्दी की रस्म थी। उसकी सहेलियां और दूसरे रिश्तेदार उसके साथ मस्ती मजाक करते हुए उसे हल्दी लगा रहे थे। तभी उसके पूरे शरीर पर तेज खुजली होने लगी और हल्दी का कलर पूरा काला हो गया था। अरे ये कैसा अपशगुन हो गया है, हल्दी पूरी काली हो गई है। अब क्या होगा? ऐसे शुभ मौके पर ये सब क्यों हुआ है? अरे आंटी, आप बेकार ही परेशान हो रही हैं। आजकल सब कुछ केमिकल वाला होता है। हो सकता है हल्दी में कोई केमिकल मिला हो, इस कारण हल्दी का रंग काला हो गया हो। मीरा, तू जल्दी से उठकर नहा ले ताकि तेरी स्किन पर कोई साइड इफेक्ट ना हो। अपनी सहेली के कहने पर मीरा तुरंत नहाने के लिए चली गई, मगर वो इस बात से अनजान थी कि बाथरूम में लगे हुए बड़े से मिरर में से एक साया उसे देख रहा है। वो नहा ही रही थी कि शावर में से पानी की जगह खून आना शुरू हो गया। पूरा बाथरूम लाल हो गया। वह आधी सी नहाकर बाथरूम से बाहर आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि इतना सब कुछ वहम नहीं हो सकता। अब उसके मन में भी भय पैदा हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके शादी वाली रात उसकी भी मौत हो जाए। डर के कारण वो कमरे के एक कोने में बैठी थर थर कांप रही थी। तभी उसके पापा वहां आए। वह तुरंत उनके गले लगकर रोने लगी और उन्हें अपने मन की बात बता दी। अरे ये सब तुम्हारे मन का वहम होगा। हल्दी के ऊपर साबुन लगाते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है, पता है ना। हो सकता है तुमने हल्दी छुड़ाने के लिए साबुन लगाया होगा, वही लाल पानी पूरे बाथरूम में फैल गया और तुम बेकार ही डर गई। अरे कल तुम्हारी शादी है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी अपनी शादी में यूं डरी डरी से घूमे। चलो अब जल्दी से मुस्कुरा दो। कहते हुए उन्होंने उसे गुदगुदी कर दी। वो भी खिलखिलाती हुई हंसकर अपने पापा के गले लग गई। आधी रात को जब वो सो रही थी तो उसे बिस्तर में काफी ठंड होने का एहसास होने लगा। ऐसा लगा वो बर्फ की सिल्ली पर लेटी हुई है। वह ठंड से कांप उठी। उसके पास ही उसकी माँ सो रही थी। वो भी उसके इस तरह उठने से तुरंत उठकर बैठ गई। क्या हुआ तुझे? क्यों परेशान दिख रही है? माँ 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 वो। मीरा उन्हें सब कुछ बताना चाहती थी, मगर उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। उसकी माँ को लगा शायद कल शादी है, इसीलिए घबरा रही होगी। उन्होंने उसे पकड़कर अपने गले लगा लिया, मगर मीरा पूरी तरह से ठंडी पड़ी हुई थी।
उसे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, मगर वे अपनी बेटी को हर हाल में कल सुरक्षित रखना चाहती थी। उन्होंने तुरंत अपने भाई को फोन कर गांव से अपने गुरुजी को लाने के लिए कह दिया था। पूरे घर में मेहमानों की धूम मची हुई थी। सभी लोग बारात के आने का इंतजार कर रहे थे, मगर मीरा की मां के मन में बहुत डर था। मीरा भी डरते हुए तैयार होने लगी। तभी उसके कमरे में लाइट बंद चालू होने लगी और कांच में से एक साया उभर कर बाहर आया और उसे देखकर मीरा की चीख निकल गई। ये शादी मत करो, मना कर दो, बारात वापस भेज दो। कौन हो तुम और ये क्यों कर रही हो? शादी के बाद जिंदगी बर्बाद हो जाती है, जीवन में कुछ भी नहीं बचता। मेरी मानो शादी मत करो। किसने कहा शादी के बाद जिंदगी खराब हो जाती है? मैं क्यों तुम्हारे कहने पर शादी नहीं करूं? मैं तो शादी जरूर करूंगी। यदि तुम्हें शादी करनी ही है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मरना होगा। शादी करने के बाद मरने से अच्छा है कि तुम अभी मर जाओ। कहते हुए वो अपने बड़े नाखूनों से मीरा के ऊपर वार करने ही वाली थी कि तभी गुरुजी वहां आ गए। रुक जा, मुझे पता था कि तू यहाँ जरूर आएगी। तू मीरा को नहीं मार सकती है। मैं मीरा को मार नहीं रही हूँ, बचा रही हूँ। शादी के बाद ससुराल वाले बहू को जिंदा जला देते हैं। मुझे भी उन्होंने तड़पा तड़पा कर मारा था। मैं नहीं चाहती कि अब कोई और लड़की इस तरह तड़प कर मरे। बेटा, दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। यदि शादी में तुम्हारा एक्सपीरियंस खराब है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी और की शादी नहीं होने दोगी। शादी होना दो लोगों का मिलन इस प्रकृति को चलाने के लिए अनिवार्य है। तुम उस नियम को नहीं बदल सकती हो। बदलेगा, हर नियम बदलेगा। मैं किसी की भी शादी नहीं होने दूंगी। मुझे अब इस लाल लहंगे से डर लगने लगा है। तुम्हें अब इससे डरने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारे गुनहगारों को सजा हम दिलाएंगे और तुम्हारी मुक्ति भी होगी। कहते हुए गुरुजी ने कुछ मंत्रों का जाप करते हुए गंगा जल उसके ऊपर छिड़का तो वो खूबसूरत सी लड़की में बदल गई। उसने अपनी पूरी कहानी उन लोगों को सुनाई। तभी गुरुजी ने उसके घर वालों को सजा दिलवाने का विश्वास दिलाया और फिर उसे मुक्ति दे दी। मीरा की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। लाल लहंगे में सजी हुई मीरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने अपनी शादी के बाद गुरुजी की मदद से उस लड़की के ससुराल वालों को सजा दिलाई और अपना वादा पूरा किया।